मास्टर मुजाहिद साहब जो इस्तीफ़ा दे दिए हैं जेडीयू से, उसके बाद फिर आपका भी एक पोस्ट आया जिसमें उसको दावत दी है आपकी, आरजेडी में आपका स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अब सारे लोग, भाई मास्टर साहब खुद एक जी होश आदमी हैं, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। मान के चलिए आरजेडी में आ जाते हैं मास्टर मुजाहिद साहब, तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? तो कोचा था उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि ये पोस्ट लिखने के बाद कुछ लोगों ने हमको भी कहा कि आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई। कि हमने देखा कि भाई मास्टर साहब के कुछ लोग हमको बोले, हम भी बोले कि भाई अगर आना चाहते हैं तो राजद में स्वागत है उनका। देखिए, ये लोग तो ऐसा करते ही हैं क्योंकि लाश पर भी ये लोग राजनीति करते हैं। मतलब देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म कोई जाति नहीं होता है, दहशतगर्दों का कोई जाति धर्म नहीं होता है। लोग मरे हैं तो मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे हैं, जाहिर सी बात है कि हिंदू मुस्लिम सब मरे हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं कि नाम पूछ करके गोली मारा गया, तो इस तरह की घटना तो जांच से पता चलेगा कि भाई हम लोग जो देख रहे हैं तो उसमें मुस्लिम लोग भी मरे हैं। अमित शाह जी ने जो स्पीच दिया पार्लियामेंट में, वो सब उसके जस्ट उल्टा था। इतना झूठ बोलते हैं एक गृह मंत्री होकर के, इतने बड़े पोस्ट पर बैठे लोग इतना झूठ बोलेंगे। ये कानून जो बनाया गया है, ये एक तरह से समझिए मुसलमानों की जमीनों को हड़प करने के लिए बनाया गया। ऐसा कानून अंग्रेजों ने भी बनाया था 1882 में। हमने जब इतिहास के कुछ पन्नों को उलाटा, जो देखा वक्फ को लेकर के ये जो रिजू जी जो बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वो सारी बातें उस दिन जो रिजू जी ने बोला पार्लियामेंट में, सारा झूठ था। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों छत पर नमाज, यूपी में अपने छत पर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी। ये क्या कानून है साहब? हमारे छत पर हम क्या करेंगे? अब उस पर क्या कोई गैर कानूनी काम हो रहा है? नमाज पढ़ना, अपने गॉड को परे करना या खुदा की इबादत करना, ये कहाँ से जुर्म हो गया साहब? जो आदमी हमारी अपनी घरों पर इबादत करने से जिनको गुरेज है, जिनको नफरत है, तो ऐसे लोग क्या बेहतर कानून बना सकते हैं मुसलमानों के लिए? सवाल ही नहीं उठता। ये कहा कि क्या आप हिंदू मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को मेंबर बनाएंगे? उन्होंने यही पूछा था तुषार मेहता जी से, जो सोलिसिटर जनरल हैं। बहादुरगंज का एक रोड है सर, बहुत खराब है, उसके बारे में कुछ किए कि नहीं? बहादुरगंज लौसा वाला रोड। इतने भ्रष्ट लोग हैं भाजपा में, इतने भ्रष्ट हैं कि भाजपा क्या पूरा बिहार भ्रष्टाचार से चरम पर है। तो हमको जहाँ तक सुनने में आया कि भाई ठेकेदार को बुलाया, जो सिस्टम है उन लोगों का वो फुलफिल नहीं कर रहा था। इसका कहना था कि पहले एग्रीमेंट करेंगे तब भेंट करेंगे, मंत्री का कहना था कि नहीं पहले भेंट करो तब एग्रीमेंट होगा। इस सरकार में सबसे बड़ी जो कमी ये है कि कार्रवाई नहीं होती है। अगर पदाधिकारियों का, हम ये नहीं करें कि हम कह रहे हैं तो आप मान जाइए, आप जांच कीजिए, जांच के बाद अगर दोषी पाया था तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना में, और यहाँ पर बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब के निज आवास में मौजूद हूँ, और मेरे साथ विधायक जी हैं, जो इनसे हम आज कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे, जो करंट मुद्दे हैं उस पर बात करना चाहेंगे। और खैर चुनाव तो है ही है, उस पर तो बात होगी थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया, आपके तमाम व्यूअर्स का भी शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए सर कि पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकी घटना हुई है, यहाँ पर करीब 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अब तक की खबर में तो 28 आदमी बताया जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक घटना है और काफ़ी निंदनीय है। क्या जो भी करे इसको कड़ा जवाब मिलना चाहिए। इस तरह लोगों के साथ मतलब कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि ऐसा आने वाली नस्ल भी थर्रा जाए कि इस तरह की घटना नहीं करे। इस तरह के मामले पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, ये काफ़ी दुखद वाली घटना है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो पिछली बार जब पुलवामा में घटना हुई थी तो मोदी जी खुद मंच से खुले तौर पर कहा था कि क्या पुलवामा की घटना को लेकर के हमें वोट देंगे आप? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो घटना घटती है ये फिर से इस तरह के मामले आएंगे, मोदी जी वोट मांगेंगे इसके नाम पर? देखिए, ये लोग तो ऐसा करते ही हैं क्योंकि लाश पर भी ये लोग राजनीति करते हैं। तो इस तरह पहले भी देखा गया है और इस तरह की घटना है। आज भाजपा के लोग ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं या मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और उसी का नतीजा है कि सब देखने को मिल रहा है। चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो या इस तरह का नफरत फैलाने का मामला हो, ये सब करके ही देश में आज इतना नफरत चरम पर है, समझिए। मतलब जो एक हमारी जो गंगा जमनी जो तहजीब था,
मतलब उसको भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह की घटना आम हो जाएगा, गांव समाज में भी होने लगेगा। एक दूसरे को नफरत के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। बिल्कुल। जहाँ भाईचारा था, अपने एक दूसरे को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, एक दूसरे से मिलते थे तो चचा, दादा, भाई से संबोधित करते थे, लेकिन आज ये दूसरे से मतलब निगाहें चुरा रहे हैं लोग, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं। ये स्थिति कर दी है, पैदा कर दी है समाज में। कुछ लोग इसको भी जाति धर्म के नज़र से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब कि देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म कोई जाति नहीं होता है, दहशतगर्दों का कोई जाति धर्म नहीं होता है। लोग मरे हैं तो मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मुसलमान भी मरे हैं, जाहिर सी बात है कि हिंदू मुस्लिम सब मरे हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं कि नाम पूछ करके गोली मारा गया, तो इस तरह की घटना तो जांच से पता चलेगा कि भाई हम लोग जो देख रहे हैं तो उसमें मुस्लिम लोग भी मरे हैं। अगर नाम पूछ करके गोली मारा जाता या मारता तो ये तो भाई, तो फिर मुस्लिम क्यों मरा उसमें? बिल्कुल। तो इस तरह किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये गलत बात है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। कश्मीर से हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहा है, समस्या रही है, वहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती है कमोबेश, लेकिन इस सरकार अब तक अंकुश नहीं लगा पाई है। सरकार ने कहा कि 370 हटाने के बाद हम लोग वहाँ कामयाब हो गए हैं, शांति स्थापित कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ऐसा शांति स्थापित नहीं कर पाई। आज उस बात का सबूत है ये कि भाई इस तरह की घटनाएं वहाँ आम है। क्या लोग कहते हैं कि इस तरह की जब भी घटनाएं होती है बीजेपी को साफ इससे फायदा पहुंचता है, चुनावी फायदा पहुंचता है? देखिए, ये वक्त की बात है, वो लोग अब समझ रहे हैं इनकी मतलब तुच्छ राजनीति को अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो इसलिए ऐसी घटनाओं से लोग खुद इसकी निंदा करते हैं। सारे समुदाय के लोग इसकी निंदा करते हैं। जितने हमें समझते हैं कि जी होश नागरिक हैं, सारे लोग इसकी निंदा करते हैं। इसलिए इसका राजनीतिक लाभ मिलना नहीं मिलना वो अलग मायने रखता है, लेकिन इससे कश्मीरियों को भी ही नुकसान है। आज वहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे थे, लोग जा रहे थे, टूरिस्ट जा रहे थे, तो इससे कश्मीरियों को ही फायदा हो रहा था। तो इससे अब उन्हीं का नुकसान है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं। सरकार जब बोल रही है कि आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं या किसी को जवाब दे रहे हैं, तो फिर इस तरह की घटना कैसे घटी? ये सरकार की लापरवाही है, सरकार को देखना चाहिए इसको। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और चौकीदार का भी मतलब कई बार मतलब कि टैग चला नरेंद्र मोदी पर कि चौकीदार है, रात में जागते हैं, कोई भी आतंकी घटना नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की आतंकी घटना हो जाती है। वही तो हम कह रहे हैं कि जो आदमी बोला कि सुरक्षित हाथों में है, तो इतनी असुरक्षा क्यों है? आज जो स्थिति है, बिहार का ही स्थिति ले लीजिए, मतलब औरतों का निकलना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि लोग 10 के 11 बजे 12 बजे डेली मर्डर हो रहा है, डेली। मतलब आप परसों की घटना है कि ड्राइवर एक बस को रोक करके उसके ड्राइवर और एक खलासी को मार दिया गया। तो इस तरह की घटना बिहार में तो है ही, हर दिन आए दिन सुनने को मिल रहा है। तो कश्मीर चूँकि पहले से ही बड़ा सेंसिटिव रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ, लेकिन इस तरह की घटना ये बहुत ही जघन्य अपराध किया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई मरम्मत नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसा दहशतगर्दी जो हुआ है, ऐसा ये इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। सर, एक जो हालिया घटनाक्रम घटी है किशनगंज में राजनीति में, मास्टर मुजाहिद साहब जो इस्तीफा दे दिए हैं जेडीयू से, उसके बाद फिर आपका भी एक पोस्ट आया जिसमें उसको दावत दी है आपकी, आरजेडी में आपका स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अब सारे लोग, भाई मास्टर साहब खुद एक जी होश आदमी हैं, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में देखे तो हमसे चूँकि उनके बहुत ही करीबी लोगों से बात हुई, तो वो लोग कहा कि भाई वो अभी कोई फैसला नहीं लिए हैं। और हम लोगों ने कहा कि सुना है कि भाई जा रहे हैं किसी पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो बहुत सोच समझ करके फैसला लेंगे। और हम समझते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर होगा वो बहुत बेहतर जानते हैं, और बड़ी अच्छे ढंग से वो राजनीति करते हैं, और राजनीति उनको आती भी है। तो जाहिर सी बात है कि वो सोच समझ करके फैसला लेंगे, और जो उनके हक में बेहतर होगा वो वही करेंगे। अगर मान के चले आरजेडी में आ जाते हैं मास्टर मुजाहिद साहब, तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? देखिए, हम लोग बड़ा सिंपल राजनीति करते हैं, उतना फायदा नुकसान देख करके राजनीति कभी नहीं करते। हम लोग एक खिदमत के घर से आए हैं। मैं आपको मैं बता देता हूँ कि ये पोस्ट लिखने के बाद कुछ लोगों ने हमको भी कहा कि आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई, वो आने के बाद सबको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करेगा। मैंने देखिए भाई, राजनीति ऊपर अल्लाह बैठा है और सारे चीज का निजाम उनके हाथ में है, और उन्हीं के निजामत से दुनिया चलती है।
तो जाहिर सी बात है कि वो किसको क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। किसी इंसान में उतना दम नहीं है कि किसी को नीचा करे, किसी को ऊंचा करे। जो सब कुछ करने वाला मतलब ऊपर वाला है। वो तो हाँ जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि भाई मास्टर साहब के कुछ लोग हमको बोले, तो हम भी बोले कि भाई अगर आना चाहते हैं तो राजद में स्वागत है उनका। कोचा धामन से वो चुनाव लड़े थे और शायद अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो कोचा धामन से ही लड़ेंगे। अगर वो आरजेडी में आ जाते हैं, कोचा धामन से वो चुनाव लड़ते हैं, तो नुकसान तो सीधे सीधे मौजूदा विधायक को होगा। नहीं, तो हमारा इरादा ये नहीं था कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा कि उनके लोग बोल रहे थे कि वो राजद में भी आ सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर आ सकते हैं तो भाई उनका स्वागत है। अब कहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो, चूंकि जाहिर सी बात है वो हमारे कहने पर या आपके कहने पर वो नहीं जाएंगे, वो सूझबूझ से हमारे नेता से बात करेंगे या जिस पार्टी में भी जाएंगे उसके शीर्ष नेतृत्व से बात करके ही वो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो उनके लिए क्या अच्छा होगा वो वही करेंगे। अच्छा, उनके इस्तीफे को आप किस नज़र से देखते हैं? उनका इस्तीफा सही था या गलत था? देखिए, ये तो वक्त से पहले उनको दे देना चाहिए था, बहुत पहले दे देना चाहिए था। शुरू दिनों में जब देते तो ये बहुत ही और अच्छा होता। पूरा मंथन करने के बाद दिए हैं तो भाई दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत ही अच्छा फैसला रहा, उनका स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि एक वाकई उन्होंने खुद बोला उस दिन उनका स्पीच में था कि भाई हमने जब उसको पढ़ा तो सही माने में देखा कि इनमें जो अमित शाह जी ने जो स्पीच दिया पार्लियामेंट में वो सब उसके जस्ट उल्टा था। इतना झूठ बोलते हैं एक गृह मंत्री होकर के, इतने बड़े पोस्ट पर बैठे लोग इतना झूठ बोलेंगे ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तो पहले से समझ रहे थे, शायद उनको समझने में लेट लगा, तो दे रहा है, दुरुस्त है और बहुत स्वागत योग्य कदम है उनका ये। अच्छा, कुछ लोग अभी जो वक्फ कानून को लेकर के, एक्ट को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको सीधा सीधा एमआईएम को फ़ायदा होगा, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीएनआरसी को लेकर के एमआईएम को फ़ायदा हुआ और आप भी उस वक्त थे एमआईएम में जो जीते थे, इस तरह से भी उनको एमआईएम में फ़ायदा होगा, लहर चलेगी जिस तरह से चली थी 2020 में। देखिए, ठीक है, सीएनआरसी का जो मामला था हम जो देख रहे हैं जिस नज़रिए से, तो हम देख रहे हैं कि उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, सारा जो वक्फ बिल जो है पास हुआ, जो कानून बन गया, एक्ट बन गया, तो हम लोग जो देख रहे हैं तो इसमें सरासर मतलब वो जो कानून था सीएनआरसी का, उससे भी ये बहुत ही मतलब भारी पड़ेगा। क्योंकि वहाँ एक मसला था कि शरीयत का मसला था, या आप कहाँ रहना चाहते हैं, या मुसलमानों को नहीं देना चाह रहा था, या एनआरपी का जो मसला था कि भाई नॉन रेसिडेंशियल जो ये होना था, तो वो ये था। चूँकि उसका आपने देखा कि जब वहाँ आसाम में सीए और एनआरपी का जो वहाँ ये किया गया रजिस्ट्रेशन वाला मामला जो आया, तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू का ये इसमें आ गया, गैर मुस्लिमों का आया। तो जाहिर सी बात है कि फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन ये कानून जो बनाया गया है, ये एक तरह से समझिए मुसलमानों की ज़मीनों को हड़प करने के लिए बनाया गया है। ऐसा कानून अंग्रेजों ने भी बनाया था 1882 में। हमने जब इतिहास के कुछ पन्नों को उलाटा, जो देखा वक्फ को लेकर के, ये 1882 में जब अंग्रेज, उनको भी ये हो गया, जब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया राजधानी को अंग्रेजों ने, तब देखा कि वहाँ ज़मीनों की जरूरत थी या कुछ वो करवाना चाह रहे थे, तो वक्फ की सारी ज़मीनें थी, संपत्तियाँ थी जहाँ वो अपना राजधानी बनाना चाह रहे थे। तो ऐसे ज़मीनों पर वो कानून बना करके हथियाना चाह रहे थे। तो जाहिर सी बात है उसी कानून, उसी का ये समझिए, अगर आप स्टडी कीजिएगा तो मतलब जस्ट लाइक उसी का ये कॉपी कर रहे हैं। ये भी जमीन हथियाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ये बनाए हैं, ये सारा मसला यही है कि वो हथियाना चाहते हैं, एक तरह से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आगे क्या रहेगा वक्फ इसको लेकर, एक्ट को लेकर? जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, तो एहतजाज जारी रहेगा। क्योंकि हम लोग जब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं ले। इसमें हो सकता है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ रिलीफ मिले, ये हम ये नहीं कहते कि 100%, क्योंकि कानून खत्म नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, खत्म नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ टिप्पणियां जो हुई उस दिन, तो शायद मुसलमानों के दिल में एक औससा पैदा हुआ कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट्स पर, लेकिन उसमें जितने भी पॉइंट्स है सारा मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। और चूंकि इन्होंने कहा जेपीसी बनाया, जब दिन ये कह रहे थे कि जीपीसी में जो सुझाव दिए गए थे 87 लाख लोगों को पूछा गया या जो भी किया गया, उसके मशवरे से उसमें कुछ चेंजिंग किए गए हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। उस सारे हूबहू जो ये बिल था उसको कानून बना दिया गया, जो पहले लेके आया था उसी को कानून। तो ये जेपीसी का इसका मतलब कोई मतलब नहीं रहा, फायदा नहीं हुआ। जेपीसी सरकार जब बनाती है, जाहिर सी बात है उनके अध्यक्ष, उनके जो चेयरमैन थे भाजपा के ही थे,
उनको जब वो करके जब वो लाइव रिपोर्ट दिए, उनका रिपोर्ट का स्टडी होना चाहिए था, उसके मंथन करके ही उसमें संशोधन करना था। करोड़ों लोग जो मेल भेजा उसका हाँ, कोई मतलब नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। ये जो रिजू जी जो बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वो सारी बातें उस दिन जो रिजू जी ने बोला पार्लियामेंट में, सारा झूठ था, सारा मतलब झूठ के बुनियाद पर ही उन्होंने बोला। कोई भी, हमको लगता है उनको भी जानकारी का अभाव है, उन्होंने भी स्टडी करके नहीं आया कि भाई क्या चीज़ है, वक्फ क्या है। नहीं, वो वक्फ को ही नहीं समझ रहे हैं कि वक्फ है क्या चीज़, ये आया कैसे है, या ये कब से है वक्फ, इस चीज़ को ही नहीं समझ रहे हैं। जो मंत्री अगर इस चीज़ को ही नहीं समझे, वो बिल के बारे में क्या जानेगा, मुसलमानों के लिए क्या करेगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों छत पर नमाज, यूपी में छत पर, अपने छत पर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी। हाँ। ये क्या कानून है साहब? हमारे छत पर हम क्या करेंगे? अब उस पर क्या कोई गैर कानूनी काम हो रहा है? नमाज पढ़ना, अपने गॉड को परे करना या खुदा की इबादत करना, ये कहाँ से जुर्म हो गया साहब? जो आदमी हमारी अपनी घरों पर इबादत करने से जिनको गुरेज है, जिनको नफरत है, तो ऐसे लोग क्या बेहतर कानून बना सकते हैं मुसलमानों के लिए? सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए हम लोग इसका कड़ी मजम्मत करते हैं, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लोग का एहतजाज जारी रहेगा। इसका शक्ल क्या होगा, धीरे से लाइया अमल तय करेंगे लोग, उसके बाद इस पर अमल होगा। पॉइंट है जो गैर मुस्लिम को मतलब इसमें शामिल करना, उस पॉइंट को लेकर के लोकसभा में दो आदमी दो तरह की बातें कह रहे थे। तो किरण रिजिजू जी उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें शामिल किया गया है गैर मुस्लिम को। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं कि इसमें कोई मतलब गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया। वही ना करेंगे, इतना झूठ बोलता है, इस तरह का झूठ। नहीं तो कानून का गजट तो निकल गया है ना, तो अब कोई भी आदमी स्टडी कर सकता है, हम लोग के पास भी है, कोई भी इसका स्टडी कर सकता है। स्टडी करके देखे, वो जो दिया गया है। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वही कहा, ये नहीं कहा कि इसमें क्यों रहेगा, ये नहीं कहा, ये कहा कि क्या आप हिंदू मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को मेंबर बनाएंगे। उन्होंने यही पूछा था तुषार मेहता जी से, जो सोलिसिटर जनरल हैं, उनसे यही पूछा गया था कि क्या हिंदू ट्रस्ट में, मंदिर ट्रस्ट में क्या मुसलमानों को रखा जाएगा। ये नहीं कहा कि भाई इसमें आप क्यों रख रहे हैं। तो मतलब वही था, कि जब आप जैन ट्रस्ट में नहीं रह सकते हैं, बुद्धिस्ट में नहीं रह सकते हैं मुसलमानों को, तो फिर मुस्लिम, जबकि ये खालिस मुसलमानों का ये कोई संपत्ति का मसला नहीं है, ये शरीयत का मसला है, हमारा मजहब का मसला है। इसको गलत ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये संपत्ति का मसला नहीं है, क्योंकि ये आज से नहीं, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही आ रहे हैं। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही 600 दरख्तों का एक बाग को वक्फ किया था, उसकी आमदनी से गरीब मिस्किनों की मदद होती थी, उनका इलाज होता था, या उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती थी। तो यही चीज़, यही सिलसिला लोगों ने जारी रखा, और पूरे दुनिया में ये है। शायद कुछ मुल्कों में उस दिन बता रहा था, एक कोई भाजपा का ही सांसद है, क्या नाम उसका, नाम ये हो रहा है, तो वो बता रहे थे कि फला मुल्क में नहीं है, फला मुल्क में नहीं है। हो सकता है कुछ मुल्कों में नहीं हो, एक आध मुल्कों में, लेकिन पूरी दुनिया में वक्फ है। लोग अपने संपत्ति अपने हिसाब से, हम समझते क्रिश्चियनों में भी है, वो भी अपने से अधिकांश हिस्सा को ट्रस्ट को दे देते हैं, कि लोगों के खिदमत के लिए अपनी संपत्ति को दे देते हैं। तो ये तो भाई हमारा तरीका ये है, हमारा जो शरीयत, चूँकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हर चीज़ को, एक एक चीज़ को कुरान में बयान कर दिया है, और उसी हिसाब से लोग अमल करते हैं, और उसी हिसाब से लोग वही चीज़ है कि भाई अल्लाह के नाम करके संपत्ति को, लोगों को मदद पहुंचाना चाहते हैं। सर, क्या आपको लगता है ना कि वक्फ की ज़मीन को लेकर के कुछ लोग जो कि मतलब गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करते हों? क्योंकि एक चैनल वाले सर्वे किया है किशनगंज में, शायद देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे आप, दुकानों को, जो दुकान किराए पर लिए हैं, वक्फ की ज़मीन पर दुकान बना हुआ है, और उसका किराया मात्र 15-20 रुपये महीना देता है। तो ऐसा कहीं होता है? ये बात तो सही है कि कुछ मुतवल्लियों ने भी, जिनको भी इनका रक्षक बनाया गया, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को, मुस्लिम ही है ज़्यादातर मुतवल्ली, तो भाई हम मुतवल्ली लोग मुसलमान ही हैं, लेकिन ये लोग भी गलत इस्तेमाल किया, अपने लोगों को या अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का काम किया। ये तो गलत है ही, हम ये नहीं करते। हमारा कहना यह था कि इसमें सुधार करना चाहिए था। जो गलत है, हाँ, गलत है तो गलत है, उसको सुधार करना चाहिए था। ऐसे नियम कानून बनाते कि चाहे मुतवल्ली हो, चेयरमैन हो, जो भी हो, सदस्य हो, जो भी हो, उसका गलत फायदा नहीं ले पाए। ये सीधे सीधे गरीब मिस्किनों तक, या इसका जो मतलब निचले पायदान में जो बैठे मुसलमान हैं, उनको फायदा पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो करके इसका कानून को ऐसा कर दे कि सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। हाँ सर, आप जो पटना आए हुए अपने आवास पर हैं, क्या मतलब क्या विशेष है? हम लोग का असल कमेटी की बैठक होती है, उसी सिलसिले में आया था। तो फिर अभी 25 तारीख को हमारे नेताजी ने एक बैठक बुला लिया है, जिसमें एमएलए और भी कुछ पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे। तो उसी सिलसिले में, तो इसलिए 25 का मीटिंग करके फिर हम लोग क्षेत्र में ही रहेंगे। अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है बहादुरगंज में? चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम तो भी पूरा तरह से समझिए लगे हुए हैं। हम लोग लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। लोग इंशाल्लाह इसका सिला देगा।
बहादुरगंज का एक रोड है सर, बहुत खराब है, उसके बारे में कुछ किए कि नहीं? बहादुरगंज लौसा वाला रोड। बहादुरगंज टेरागाछ। हाँ, बहादुरगंज में जो लौसा जाता है ना, जो जिस रोड से। हाँ, बहादुरगंज टेरागाछ। हाँ। ये सड़क 1 साल पहले टेंडर हो गया था। हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद करके इस रोड को सैंक्शन करवाया। उस वक्त हमारे मंत्री, विभाग के मंत्री, जब हमारी सरकार बनी थी तो तेजस्वी जी ही थे पथ निर्माण मंत्री। तो हम लोगों ने इसको सैंक्शन करवा करके टेंडर भी हो गया। टेंडर हो करके सारा कुछ बीड भी खुला, लेकिन इतने भ्रष्ट लोग हैं भाजपा में, इतने भ्रष्ट हैं कि भाजपा क्या पूरा बिहार भ्रष्टाचार से चरम पर है। तो हमको जहाँ तक सुनने में आया कि भाई ठेकेदार को बुलाया, जो सिस्टम है उन लोगों का वो फुलफिल नहीं कर रहा था। इसका कहना था कि पहले एग्रीमेंट करेंगे तब भेंट करेंगे, मंत्री का कहना था कि नहीं पहले भेंट करो तब एग्रीमेंट होगा। इसी रस्साकसी में वो फिर चूंकि कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें सारे पदाधिकारियों ने, जितने मुख्य सचिव हैं या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सारे लोगों ने उसको इस तरह से ऐसा ये मतलब मजबूती से वो पास कर दिया है, तो उसको वो कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर रीटेंडर के लिए कर दिए। तो जो ठेकेदार को हुआ था, टॉप लाइन कंपनी को जो हुआ था, वो कोर्ट गए हुए हैं, तो कोर्ट से भी अभी कुछ नहीं हुआ। फिर इसका भी रीटेंडर हो गया है, 15 को टेंडर का लास्ट डेट था। तो देखिए इसमें आप टेंडर खुलेगा तो हम समझते हैं कि महीना 1.5 महीना में इंशाल्लाह काम शुरू हो जाना चाहिए। हम लोग तो कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब इतनी जर्जर हो गई है रोड के, लोगों को चलना मुहाल हो गया है। अब पता नहीं, ये सरकार बोलती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि वो लाइफ लाइन है बहादुरगंज विधानसभा का, या बहादुरगंज या टेरागाछ के लोगों के लिए, कई प्रखंडों के लोगों का, किशनगंज के लिए मुख्य सड़क है वो। लेकिन क्या कहें, सरकार में इतना भ्रष्टाचार है। अभी आप देखिए ग्लोबल टेंडर का जो मामला आया है, सारा मैनेज हो रहा है, सारा मैनेज करके लोग टेंडर कर रहे हैं। मतलब मनमानी कि वहां के जनप्रतिनिधियों को भी पूछा नहीं जा रहा है कि भाई क्या टेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा है। ग्लोबल टेंडर करके उगाही करने का एक सिस्टम बना लिए हैं हमारे मंत्री लोग, कमीशन खाने के लिए ना क्या? हाँ, सारा कमीशन का ही खेल चल रहा है। मतलब क्या कहा जाए कि मतलब सारा कमीशन के लिए ही किया जा रहा है कि भाई छोटे छोटे जो ठेकेदार थे उनको पहुंचता, छोटा छोटा लेता। एक रोजगार का भी मसला था, रोजगार का भी समझ, लेकिन बड़े बड़े एक ग्लोबल टेंडर में एक पैकेज, पहले तो बीच में आया कि 5-7 योजना मिला करके एक पैकेज करते थे। अब वो कर दिए हैं क्या कि एक प्रखंड का एक ही ठेकेदार को दिया जा रहा है। यानी उसमें 70-75 सड़कें हैं और 3 महीना का समय है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे कंप्लीट करेगा। फिर ऊपर से पदाधिकारी जो ये लोग हैं, एग्जीक्यूटिव लोग, एसी लोग, ये लोग अलग से सारे को मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करके टेंडर दे रहे हैं। सारे पटना में इलाके में रहते ही नहीं है कि कौन रोड का मेंटेनेंस है, किसको मेंटेन करना है, नहीं करना है, किसका समय बचा हुआ है, काम नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। बस उगाही कैसे होगा, सारे पदाधिकारियों का बस उसी पर लगा हुआ है, उगाही कैसे करना है, बस उगाही के लिए लगे हुए हैं। सारे पटना में बैठे रहते हैं, क्षेत्र में बार बार शिकायत करने पर। इस सरकार में सबसे बड़ी जो कमी यह है कि कार्रवाई नहीं होती है। अगर पदाधिकारियों का, हम ये नहीं करें कि हम कर रहे हैं तो आप मान जाइए, आप जांच कीजिए, जांच के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या मतलब मुद्दा है इस बार? क्या विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? बहादुरगंज में काम किए लोगों के खिदमत में लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग विकास के नाम पर कोई ऐसा काम सर, कोई ऐसा काम जो आपका सपना रह गया हो करने का और आप सोच रहे हो? हम लोग तो ये समझ रहे थे कि अगर बहादुरगंज टेरागाछ रोड हो जाए तो हम लोग का जितना हम लोग जो वादा किए थे एक तरह से कंप्लीट है, लेकिन हो भी गया है रोड। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि काम, अगर ये सरकार का भ्रष्ट नीति नहीं होता तो अब तक काम समझिए रोड मोटरेबल हो जाता। हो सकता है 3 साल का समय मिलता है रोड में उनको, या 2.5 साल 3 साल का, तो ये होता कि इनकम्प्लीट होता, लेकिन काम चालू हो जाता, लोगों को सहूलत होती। कम से कम ठेकेदार होता तो उसको मटेरियल करते रहता, लेकिन आज रोड चलने लायक नहीं है। तो उसके अलावा बाकी काम हम लोगों ने किया, मतलब लोधावाड़ी पुल कर दिया, आपका कालो पीर पुल कर दिया, निसंद्रा पुल भी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा पर जो गए थे उन्होंने घोषणा कर दिया, उस पुल को भी करने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एक तरह से बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हम, और जहाँ तक रोड पुल पुलिया का सवाल है तो हम लोग बहुत सारा काम किए हैं जो पब्लिक के लिए है। कुछ पुल पुलिया रह गया है, इंशाल्लाह वो भी होगा। मटियारी पुल है, हम लोग प्रयास करेंगे कि लोग मौका देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसको भी करने का काम किया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ऐसे बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब इनके आवास पर आए हुए हैं पटना में, और यही से इंटरव्यू शूट हो रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।